124A जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट उस पर दी है, देश के 124A सेडिशन जो लगा था हमारे ऊपर, उसके अगेंस्ट और बहुत सारे ग्रेट लीडर्स हैं। मुझे इस बात का बहुत ही अफसोस है कि हमारे जब ब्रिटिश पीरियड जब था हमारे देश में, जब हमारा देश मुक्त नहीं हुआ था, तो जितने ग्रेट लीडर्स ने देश के हित में काम किया, तब ये कलम उनके अगेंस्ट लगी थी 124A सेडिशन, क्योंकि वो ब्रिटिशों के अगेंस्ट था। और अपने देश में जब फ्रीडम होने के बाद भी आज एक लोक प्रतिनिधि हो या आम जनता हो या आम पब्लिक, कोई भी हो इस देश में रहने वाला, अगर वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है, तो आज महाराष्ट्र में ये परिस्थिति निर्माण हुई है कि उनके ऊपर देशद्रोह 124A सेडिशन जैसा कलम लगता है। पहले तो सभी देशवासी उसी के अफसोस में थे, और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर निर्णय दिया है और स्टे दिया है, जो भी अंडर ट्रायल जिन पे 124A चल रहा है, उस पे आगे की कोई कार्रवाई नहीं हो, और नहीं, कोई भी राज्य ने इस पे कार्रवाई ऐसे कलम पे की नहीं जानी चाहिए। अगर कोई करता है तो उसको पूरा राइट है, वो जाके कोर्ट में इसके अगेंस्ट लड़ सकता है। तो पहली बात, हमारे ऑर्डर में ही 124A का सेडिशन का ऑर्डर ने, जज ने खुद इसका जजमेंट दिया है कि ऐसी कोई भी कलम इन पे लागू नहीं होती है। तो आने वाले समय में जब जून में हमारा पार्लियामेंट होगा, एज ए मेंबर जब इसमें कोई भी अमेंडमेंट्स सरकार लाएगी, तो उस पर जरूर खड़े होके, क्योंकि ये चीजें मैंने भुगती हैं, और महाराष्ट्र से पहली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है महिला जिसको ये केस के अंदर कोर्ट जेल में भेजा गया, तो उस पर जरूर बोलेंगे। और एक चीज तो ये सरकार का, केंद्र सरकार का दिल से अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार जितने भी ब्रिटिश कालीन जो भी कलमें हैं, उसको हटाने पे और उस पे अमेंडमेंट्स लाने में सिर्फ ये सरकार काम कर सकती है और कोई नहीं। और हमारे यहाँ पर ब्रिटिश रूल्स के जो नियम है, जो ऑफेंस है, उस पे काम करने वाला उद्धव ठाकरे, और ये सरकार मोदी ही जी सिर्फ ये सब चीजें हटा सकते हैं। और हिटलरशाही आज भी मेरे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के माध्यम से महाराष्ट्र में सबने देखी है, पूरे देश की जनता ने ये महसूस किया और देखा भी है। उसके लिए तो उनका अभिनंदन करती हूँ। और जितनी भी तकलीफें मुझे दी हैं, मुझे लगता है लड़ने वालों के लिए तकलीफें लाके उन्हें थमा नहीं सकते हैं। हम लड़ने वालों में से हैं, ना ही डरने वालों में से, सबसे पहली बात। और जब मैं ओम बिरला जी को मिलके, हमारे स्पीकर को, मैंने सभी के साथ में किया कि 23 को प्रिविलेज के अगेंस्ट मेरा पूरा स्टेटमेंट होगा। जो जैसे जैसे इल्लीगली मुझे पकड़ा गया, इल्लीगली मुझे फोर्सफुली जेल लेके जाया गया, लेके गए, लॉकअप में डाला गया, वहां पे किस तरीके से ट्रीटमेंट हुई, उस विषयों पे मेरा 23 तारीख को मेरा स्टेटमेंट प्रिविलेज के सामने होगा। और वो मैं 23rd ऑफ दिस मंथ वो भी किया जाएगा। और उसके बाद 100% प्रिविलेज ने समय दिया है, और उसमें अपनी पूरी चीजें जो भी मेरे साथ हुई हैं, और उसमें प्रिविलेज इज एज कंपेयर टू एज कोर्ट, इट इज गॉट ऑल दी राइट्स। जब आप प्रिविलेज के सामने बैठते हैं तो आपको शपथ दी जाती है कि जो भी घटना हुई, जिस तरीके से उसकी सत्य व्यथा आप यहाँ पे बताएंगे, उस तरीके से प्रिविलेज में शुरुआत की जाती है। और आप सभी को पता है, लीलावती ये बहुत जूना एक हॉस्पिटल है। मुझे बहुत हंसी आती है कि हम इतने रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जब हम एक आधे हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे ऊपर जवाबदारी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से लोग हमारे ऊपर देते हैं। जब मैं लीलावती में थी, वो फोटो वायरल हुए हैं, आज ये नए कोई फोटोज वायरल नहीं हुए, फोटोज वायरल हुए हैं। बीएनसी का एक आधा व्यक्ति अपने प्राइवेट ट्रीटमेंट के लिए कोई हॉस्पिटल जाता है, ये कौन से किसी को राइट्स, कौन से, अगर मैं अंडर ट्रायल होती, अगर मैं जेल से उनके कस्टडी में होती और हॉस्पिटल जाती, सो देन द डिपार्टमेंट हैज ऑल दी राइट्स कि मेरे अगेंस्ट वो जो इंक्वायरी करना है वो हॉस्पिटल से कर सकते हैं, या उनका ऑफिशियली वो डिपार्टमेंट का है, बीएनसी का नहीं है, कोई भी मेंबर का नहीं है। और जिस तरीके से एक महिलाओं के पर्सनल क्या चेकअप हुए हैं, किसका ट्रीटमेंट हुआ है, क्या मेडिसिन चालू है, ये पूछने का राइट्स इस देश में आज तक किसी भी हाउस को किसी ने दिया नहीं है। उसके अगेंस्ट उद्धव ठाकरे काम कर रहे थे। मेरा उद्धव ठाकरे जी को सवाल है, क्वेश्चन था, उस दिन भी था और आज भी है। और जो महिलाएं जाके वहां पर पूरी फैकल्टी को टॉर्चर कर रही हैं, डॉक्टर को क्वेश्चन आंसर कर रही हैं, खुद कंपाउंडर है और वो डॉक्टर को क्वेश्चन कर रही हैं कि आपने क्या ट्रीटमेंट दी है, तो मुझे हंसी भी आई और मुझे दुख भी हुआ
कि एक महिला की प्राइवेट चीजों के बारे में ओपनली चर्चा करके उनकी इंक्वायरी की, एमआरआई की रिपोर्ट, ट्रीटमेंट की रिपोर्ट, उनमें क्या प्रॉब्लम है वो मांगने का राइट्स उन्हें किसने दिया? उद्धव ठाकरे गिर सकते हैं, ये तो सभी को पता है। उन्होंने उसी दिन दिखा दिया कि वो अपनी कुर्सी के लालच में कहां तक गिर सकते थे, और उन्होंने उससे भी लिमिट क्रॉस करके हॉस्पिटल में जब अपने लोगों को भेजकर इंक्वायरी कराई तो उस दिन और दिखा कि उनका कोई स्तर बाकी अभी रहा नहीं है। तो मैं बोलती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ कि उद्धव ठाकरे 2 वर्ष अपने सीएम कार्यालय में गए नहीं। उन्होंने उसका एक ही रीजन दिया कि भाई मेरी तबीयत खराब है, इसके लिए आई कैन नॉट अफोर्ड टू मूव आउट फ्रॉम माई हाउस एंड आई एम स्कैर्ड ऑफ कोरोना, इसके लिए मैं घर से बाहर नहीं जा सकता हूँ। उद्धव ठाकरे जी ने उसकी पूरी एमआरआई से लेके, ट्रीटमेंट से लेके, मेडिसिन से लेके, ऑपरेशन से लेके सब डिटेल मुझे दे दें, और एक महिला होने के नाते भी मैं उद्धव ठाकरे की सरकार को पूरी रिपोर्ट दूंगी कि मेरी ट्रीटमेंट में क्या प्रॉब्लम है, क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए। उन्होंने पहले मुझे पूरी रिपोर्ट उनकी दें, उसके बाद मैं उसके ऊपर कुछ बोलूंगी। और जो अभी क्वेश्चन आंसर करना है, बट आई टेक वन मोर दिस थिंग कि जो मेरे फ्लैट के अगेंस्ट मुझे नोटिस दी है आज, ये मुझे लगता है वो फ्लैट में मुझे रहते हुए 7 वर्ष हो रहे हैं, 6 से 7 वर्ष हुए हैं, और वो बिल्डिंग ना मैं बिल्डर हूँ, ना वो प्रॉपर्टी की मैं हेड हूँ या मालिक हूँ। किसी ने बनाई, मैंने खरीदी और मैं उस घर में रहती हूँ। ये सीधे से, और कई परिवार उस घर फ्लैट में रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं। उन्होंने सडन ऑफ 124 लगाई, हम जेल के अंदर, तब वो नोटिस हमारे गेट के दरवाजे के बाहर लगा के जा रहे हैं। इंसानियत तो जिंदा ही नहीं रही है, और आपने ही परमिशन दी है। ऑनर को, जो बिल्डिंग के ऑनर थे, जिन्होंने बनाया, बिल्डर को सब दिए, आज नोटिस लगा के गए हैं। मुझे ये उनसे एक प्रश्न पूछना है कि आप गिरोगे भी तो कितना गिरोगे? आपको ये लगता है कि घर का अगर कोई पार्ट तोड़ दिया तो हम बेघर हो जाएंगे? आप बेघर भी कर देंगे तो हमारी लड़ाई अगेंस्ट करप्शन ये महाराष्ट्र में पहले भी थी और आज भी उसके अगेंस्ट हम खड़े रहेंगे। जो महाराष्ट्र का नुकसान करने के लिए आगे आ रहे हैं उसे पीछे खींचने का काम हम पूरी ईमानदारी से करेंगे, और जो नोटिस दिए हैं लीगली हम उसका उत्तर जरूर देंगे। हम लीगल पे विश्वास करते हैं और लीगली हम आगे जाएंगे। लेकिन उसमें जो फ्लैट के अंदर जो बताया कि स्ट्रक्चर आपने बदल दिया। सी आई टेल यू वन थिंग, जब भी होता है, जब भी आप किसी से फ्लैट लेते हैं तो आप हल्का चेंजेस करने का पूरा राइट्स रखते हैं। अगर आप बीम तोड़ते हैं, अगर हमने जिस पोजीशन में थी उसी पोजीशन में हमने खरीदी है, उन्होंने किसको परमिशन दी, कैसे दी, वो मुझे नहीं पता, वो बिल्डर को उनको क्वेश्चन करने का पूरा राइट्स है। जिस घर में मैं रहती हूँ मैंने एज इट इज वो घर लिया है, पर आज सडन ऑफ उद्धव ठाकरे को क्या सूझा कि नवनीत राणा उनके अगेंस्ट और रवि राणा उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं, करके नवनीत राणा का घर तोड़ना है, यही उद्देश्य रह गया है, राजद्रोह लगाना है और राजद्रोह लगाना है। ये सब चीजों को अगर देखा तो एक जिसको व्यक्ति को साधारण सा दिमाग नहीं होगा ना, उनको भी ये समझेगा कि ये श्रूढ़ बुद्धि की राजनीति ये महाराष्ट्र में चल रही है और वही कर रहे हैं। स्टेटमेंट की वजह से आपको कुछ नोटिस दिया गया है क्या कोर्ट की तरफ से? मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, कोर्ट का मैंने हमेशा आदर किया है, रवि जी ने भी आदर किया, और देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति कोर्ट के आदेशों का पालन करता है, और मैं बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये शब्द बोलती हूँ। कोर्ट ने मुझे जब भी कहा कि यू कैन नॉट टॉक ऑन पर्टिकुलर सम सब्जेक्ट, आप ये सब्जेक्ट पे बात नहीं करेंगे, हमने वो सब्जेक्ट को हाथ भी नहीं लगाया। और मेरे साथ जो हुआ, आज बीएमसी का इशू है, मेरे घर गिराने के लिए अगर कोई आके लेटर लगाता है, बीएमसी चिपकाती है, तो उस पर बोलने का अधिकार मुझे मेरे संविधान ने दिया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ पर है? अगर मेरे साथ जो हो रहा है, मेरे घर गिराने के लिए अगर कोई पोस्टर लगा रहा है तो उस पर मैं बात करूंगी। हॉस्पिटल में मेरी प्राइवेट हेल्थ चेकअप के बारे में अगर कोई इंक्वायरी करने जाता है जिसको मैंने राइट्स नहीं दिए हैं, अगर वो जाके पूछेगा, उस पर बोलने का अधिकार मुझे मेरे संविधान ने दिया है, और उसका पालन मैं करूंगी, और कोर्ट का पालन मैं पूरी रिस्पेक्ट से करती हूँ। 14 तारीख को मुझे लगता है कि 14 तारीख को महाराष्ट्र में जो अपनी विचारधारा छोड़कर दूसरे मार्ग पे हैं, उनकी कोई सभा है महाराष्ट्र में, और उसी दिन ये संकट से महाराष्ट्र को बचाया जाए, इसके लिए संकट मोचन की आरती सुबह 9 बजे हम दिल्ली में एक मंदिर में संकट मोचन के जाकर
आरती करने वाले हैं कि ये संकट जल्द से जल्द हमारे महाराष्ट्र से दूर हो। काही हेच मराठीमध्ये सांगा 14 तारखेला नेमकं काय करणार आहे? मैंने ऑलरेडी कह दिया 124A सेडिशन जो लगा है, मुझे लगता है ये ब्रिटिश कालीन में ब्रिटिशों ने हमारे देश पे लगाया था और जो ग्रेट लीडर्स थे हमारे देश के, उनके अगेंस्ट ये कार्रवाइयां होती थी। पर आज इस देश में रहने वाला और देश के हित में बात करने वाला, धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले पे देशद्रोह का कलम लगता है। तो मुझे लगता है जो केंद्र सरकार आज ब्रिटिश आदेशों को और हुकुमशाही के जो भी कलम लगे उसको हटाने का काम कर रही है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री को और लॉ मिनिस्टर को दिल से ये देश का हर एक व्यक्ति अभिनंदन करता होगा, दिल से उनका धन्यवाद करता होगा कि ब्रिटिश कालीन जो भी चीजें हमारे देश में आज भी है उसे हटाया जाए और देश के हित में काम किया जाए। सेशन कोर्ट ने भी अपने बोला था ये अपना ये वाला मंदिर है ना, हमारा प्राचीन मंदिर है ना, प्राचीन मंदिर है ना हनुमान जी का, कनाट प्लेस में। यस, 14 तारीख। सांगून द्या ना, मराठीमध्ये सांगा 14 तारखेला दिल्ली में हनुमान मंदिर में जाने की वजह क्या है? सांगून द्या मराठीमध्ये। ज्या दिवशी महाराष्ट्रामध्ये ज्यांनी आपली विचारधारा सोडलेली आहे असे उद्धव ठाकरेजीची सभा महाराष्ट्रामध्ये ते घेणार आहे, त्याच दिवशी आम्ही दिल्लीमध्ये उपस्थित आहोत आणि सकाळी 9 वाजता 14 तारखेला आम्ही संकट मोचनच्या मंदिरात जाऊन आरती करणार आहे की हा संकट जे महाराष्ट्रावर आलेला आहे तो दूर झाला पाहिजे। त्याच्यासाठी आम्ही आरती 14 तारखेला कनाट प्लेसला 14 तारखेला 9 वाजता सकाळी आम्ही ती आरती काही करणार। मराठीमध्ये उत्तर आहे, तुम्ही कोर्टानं तुम्हाला एक नोटीस बजावलेली आहे की तुमचा जामीन रद्द का करण्यात येऊ नये, कारण तुम्ही जे statement मी केलं आपल्याला सांगते, आज जे 124A सेडिशन मध्ये जे सुप्रीम कोर्टने आदेश दिले, ज्यांच्यावर हे केस लागले आहे ते सेशनमध्ये जाऊन, खालचे कोर्टामध्ये जाऊन आपली मागणी करू शकतात आणि ज्यांना हे लावण्याचा विचार करत आहे त्यांनी कोणत्याही राज्याने याच्यावर काही करू नये आणि ज्यांच्यावर लागलेली आहे याच्यावर कोणतीही कारवाई जूनपर्यंत होणार नाही असा सुप्रीम कोर्टने आदेश दिलेले आहे। आणि जे कोर्टाने म्हटलं, जे नोटीस आम्हाला बजावलेली आहे, कोर्टाचा आम्ही पूर्ण सन्मान करतो, त्यांच्या आदेशाचं पूर्ण आम्ही पालन केलेलं आहे। पण आज जशी बीएनसी आमच्या घरावर कारवाई करायला नोटीस चिपकवत आहे आणि एक प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये जाऊन काही लोक उद्धव ठाकरेंनी पाठवलेले माझी प्रायव्हेट हेल्थ चेकअप जी झालेली आहे, एक महिलाची इन्क्वायरी करणं ऍज ए प्रायव्हेटली, ते कितपर्यंत योग्य आहे ते बोलणं एक प्रेस समोर हा माझा कर्तव्य आणि फ्रीडम ऑफ स्पीच हा माझे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरनी आम्हाला हक्क दिलेला आहे आणि ती मी बजावणार आहे। दिल्लीमध्ये आहात, गृहमंत्र्यांची भेट कधी घेणार आहात आपण? गृहमंत्र्यांची भेट कधी घेणार आहात? मी गृहमंत्रीजींनाही अप्रोच केलेला आहे। मी जिथे जसं जसं मला वेळ ते देतील तसं तसं मी जाऊन त्यांना सगळ्यांना भेटणार आहे आणि त्यांना या गोष्टीची, या कलमाची, आमच्यावर अन्याय झाल्याची पूर्ण माहिती त्यांना आहे। आणि 14 तारखेला उद्धव ठाकरेजींना माझा एक प्रश्न होता, त्यांनी त्याचं उत्तर त्या सभेमध्ये द्यावे।